आज बात करेंगे हम लोग भारत पर अरब आक्रमण। इसे हम भारत में इस्लाम का आगमन कह सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि वो कौन सा पहला मुस्लिम आक्रमण था भारत पर जिसने भारत में इस्लाम का आरंभ किया। कौन था वह पहला व्यक्ति जिसने भारत को हिंदुस्तान कहा। कौन था वह पहला व्यक्ति जिसने भारत में जजिया कर लगाया, पहली मस्जिद बनवाई और भारत में भारतीय मुसलमानों का एक नया समाज स्थापित किया। तो समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के प्रमुख सेनापति नेता 17 वर्षीय युवा बिन कासिम की। ये जो बिन कासिम था इसका अपना एक इतिहास है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बिन कासिम ने भारत पर क्यों आक्रमण किया, भारत पर इसके आक्रमण करने के पीछे मुख्य वजह क्या थी और बिन कासिम का यह आक्रमण भारत के लिए कितना प्रभावकारी सिद्ध हुआ और कैसे आगे चल करके इस अरब आक्रमण ने तुर्क आक्रमण के लिए एक नया रास्ता तैयार कर दिया। तो इसके आरंभ के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा बिन कासिम के बैकग्राउंड पर जाएंगे। कौन था बिन कासिम? तो बिन कासिम जो है, यहाँ मैप के आधार पर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था, सफल आक्रमण, ध्यान देना, बिन कासिम से पहले भी अरबों ने भारत पर कई बार असफल आक्रमण किए। यानी कि यह अरबों का भारत पर पहला आक्रमण नहीं था बल्कि यह पहला सफल आक्रमण था। इससे पहले तमाम आक्रमण किए अरबों ने, लेकिन वे क्या हो गए? असफल हो गए। ये प्रथम सफल था, तो इसलिए इतिहास यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि इस जो आक्रमण किया था अरबों ने, इसके पीछे कोई ठोस कारण पहले से मौजूद रहे होंगे। मैप में आप देख रहे हैं कि ये जो खिलाफत है, खिलाफत क्या है? खिलाफत क्या है? जो खलीफा था। अब खलीफा को अगर जाना है तो पैगंबर मोहम्मद साहब को ही जाना पड़ेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब जिन्होंने 7वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की मक्का और मदीना में, और इस्लाम की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और जब इनकी मृत्यु हो गई तो बाद में फिर जो खलीफा थे वे इस्लाम के प्रमुख बन गए, मसीहा बन गए। तो इन्हीं खलीफाओं ने, जिनमें 4 खलीफा हुए हैं, समय समय पर यहाँ पर शासन किया है। कहने को तो ये खलीफा धार्मिक पद होता था, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का भी विस्तार किया और यही राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे भारत के सिंध प्रदेश की सीमाओं तक आ गई है। आप देख रहे हैं ये खिलाफत है। खिलाफत का मतलब है वो क्षेत्र जहां पर खलीफा का शासन था और खलीफा का ये शासन सीधे भारतीय क्षेत्र सिंध की सीमाओं से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर जो इराक है, इराक का गवर्नर था अल हज्जाज, और अल हज्जाज खलीफा नहीं था बल्कि जो उस समय जो खलीफा थे, अलग अलग समय पर जो खलीफा हुए हैं, उनके अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र का गवर्नर था अल हज्जाज। इसी अल हज्जाज का भतीजा और सन इन लॉ यानी कि भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, जिसका नाम था बिन कासिम, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी जब अल हज्जाज ने बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब हम भारत का अरबों से संपर्क के इतिहास को अगर देखें तो हम देखते हैं कि अरब और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत पहले से थे। अरबों ने समुद्री तट पर बहुत सारे अपनी व्यापारिक केंद्र बना रखे थे और बड़ी मात्रा में अरब के जो व्यापारी थे वो भारत से व्यापार करते थे। यानी कि व्यापार के रूप में अरब और भारत का एक लंबा इतिहास, लंबा संपर्क था। लेकिन यहाँ पर कहीं भी अरबी लोगों ने या अरब के लोगों ने भारत में अपने धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया, ना ही भारत में मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट था। किससे पहले? भारत पर बिन कासिम के आक्रमण से पहले। ठीक है, तो जब बिन कासिम ने आक्रमण किया अल हज्जाज के कहने पर, तो इस बात की जानकारी हमको कहां से मिलती है और इसी के पीछे क्या क्या कारण थे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है चचनामा। चचनामा का नाम सुना है सभी ने? चचनामा। और बाद में इस चचनामा का अरबी और फारसी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया फतेहनामा के नाम से। ये चचनामा में
चच शब्द जो है ये सिंध के वंश के बारे में दिया गया है और सिंध के राजा चच के 2 पुत्र थे और इन्हीं में से दूसरा और छोटा पुत्र राजा दाहिर था। ठीक है, तो सिंध के राजा चच के बारे में पूरा इतिहास या सिंध का इतिहास हमें चचनामा में मिलता है। इसी चचनामा में भारत पर अरब आक्रमण या बिन कासिम के आक्रमण का विस्तार भी हमें मिलता है। चचनामा में लिखी हुई बातों के आधार पर अगर माना जाए तो राजा दाहिर का भी एक इतिहास था। देखिए, हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। और चचनामा क्योंकि एक साहित्यिक स्रोत है और मैंने बताया कि साहित्यिक स्रोतों की अपनी एक कमजोरी ये होती है कि उसमें लिखी हुई एक एक बात पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि इन्हें पुरातात्विक साक्ष्यों से सिद्ध ना कर दिया जाए। तो चचनामा के अनुसार यहाँ पर यह बताया गया है कि अरब व्यापारी लगातार भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, लेकिन इसी व्यापार के क्रम में जब इनके जो समुद्री जहाज हैं जो खिलाफत के लिए या खलीफा के साम्राज्य से आते थे और भारत से व्यापार करते थे, इनमें कई बार समुद्री डाकुओं द्वारा चोरी और डकैती की वारदातें हो चुकी थीं। यानी कि अरब व्यापारियों के ये जो समूह जो कि व्यापार करते थे इस जल मार्ग से, तो इस रास्ते पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे जो है वो इन जहाज़ों को लूट लिया करते थे, जिससे अरब व्यापारी और यहाँ के जो खलीफा थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि भारत से बड़ी मात्रा में इनका व्यापार होता था। इसी समय श्रीलंका से एक जहाज जो कि बहुत सारे कीमती वस्तुओं और महिलाओं को लेकर के खलीफा के सेवा में जा रहा था, यहाँ पर समुद्री डाकू इसको लूट लेते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं कई बार हुई थी, इस बार इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस जहाज में बहुत सारी स्त्रियां थीं। कहा तो ये भी जाता है कि ये स्त्रियां श्रीलंका से उपहार के रूप में खलीफा की सेवा में भेजी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इनको जब लूट लिया गया, जहाज को जब लूट लिया गया तो इन महिलाओं को, बच्चों को और जो भी कीमती सामान था उनको सबको ले लिया गया और बंदी बना लिया गया। जब कुछ लोग यहाँ से बच के जो निकले, उन्होंने खलीफा को ये सूचना दी कि इस तरह से हमारा सारा सामान, सारा जहाज और महिलाओं को लूट करके उनको बंदी वहाँ पर बना लिया गया है और वे महिलाएं खलीफा से अपने आप को छुड़ाने और बचाने की याचना कर रही हैं। जब खलीफा को ये मैसेज मिला तो खलीफा पहले से ही गुस्सा हुआ बैठा था और उसने इसका बदला लेने की सोची, लेकिन उससे पहले उसने एक प्रयास ये किया कि राजा दाहिर को एक पत्र लिखा और उनको सूचना भेजी कि आप जो भी हमारा घाटा हुआ है उसकी भरपाई करें और जिन महिलाओं को आपने बंदी बना लिया है उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दें, अन्यथा हम आप पर आक्रमण कर देंगे। राजा दाहिर ने यह कहा कि जिस क्षेत्र में ये लूट हुई है वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और समुद्री डाकुओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, सो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। खलीफा पहले से गुस्सा हुआ बैठा था, उसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते तो हम कुछ करेंगे। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपने भतीजे और दामाद बिन कासिम जो कि एक उत्साही युवा था, उसके सेनापतित्व में, उसकी कमांडरशिप में 6000 सैनिकों की, योग्य सैनिकों की एक टोली भेजी, जिन्होंने जाकर के पहले देवल पर, जहां पर ये इनके जहाज लूटे गए थे, वहां पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसे देवल बंदरगाह के रूप से या देवाल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहां पर आक्रमण किया बिन कासिम ने और वह समय था 712 ईस्वी। ठीक है, तो 712 ईस्वी में बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया जो कि सफल हुआ। यह भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण या प्रथम अरब आक्रमण के रूप से जाना जाता है। यहाँ पर राजा दाहिर को क्या करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो राजा दाहिर ने सोचा कि देवल पर आक्रमण कर रहा है, सिंध के अंदरूनी क्षेत्र से इसका कोई मतलब नहीं है, आक्रमण करके वापस चला जाएगा। राजा दाहिर एक्टिव नहीं हुए और इससे पहले एक बार और अरब आक्रमण हो चुका था, उसे राजा दाहिर ने बुरी तरह से परास्त कर दिया था। तो राजा दाहिर को लगता था कि अरबों की हमारी शक्ति का अनुमान तो है ही, तो वो अपना यहाँ से जिस बंदरगाह पर इनकी नुकसान हुआ है वहां पर डाकुओं से बदला लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस बार अरब पूरी तैयारी के साथ आए थे और जब आसपास के क्षेत्र जाबुल और देवल को
अरबों ने लूटा, उस समय भी राजा दाहिर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हुए, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती रही। और इसी का लाभ उठा करके बिन कासिम ने सिंध के अंदरूनी क्षेत्रों पर हमला कर दिया। सिंध को बुरी तरह से लूटा गया। राजा दाहिर ने इस युद्ध में डटकर मुकाबला किया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो गई और बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर राजा दाहिर की 2 पत्नियों में से एक पत्नी, जिसने कि कुछ समय तक राजा दाहिर के साथ संघर्ष किया, लेकिन बाद में असफल होने पर इन्होंने क्या किया, अन्य जो सेनापति और सैनिक थी उनकी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि यह भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर था, जो कि राजा दाहिर की पत्नी द्वारा अटेम्प्ट किया गया था। राजा दाहिर की दूसरी पत्नी और 2 बेटियां सूर्या देवी और परमल देवी को बिन कासिम ने बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया खलीफा के लिए उपहार के रूप में। इतनी सारी यहाँ से लूटपाट मचा के और महिलाओं को सम्मान के रूप में, एक तरह से वह अपना बदला लेना चाहता था कि जो हमारी महिलाओं को आपने बंदी बनाया था, इसलिए अब हम स्वयं राजा की स्त्रियों को, उनकी बेटियों को उपहार के स्वरूप में खलीफा के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो खलीफा क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड पर रखते हैं, फिर वापस आएंगे। अब थोड़ा राजा दाहिर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजा दाहिर जो था, चचनामा के अनुसार, मैंने कहा कहानियों में कितनी सत्यता है ये आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि से जानेंगे। जो है एज इट इज उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कहानी के अनुसार ये माना जाता है कि राजा दाहिर 2 भाई थे, उनमें से ये दूसरे नंबर पर था। इसका बड़ा भाई भी था जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की वजह से यहाँ पर धार्मिक मतभेद भी पैदा होते हैं। और यहीं पर बताया गया है कि राजा दाहिर की एक बहन भी थी, और जब राजा दाहिर और उनके बड़े भाई ने अपनी बहन के विवाह के बारे में एक ज्योतिषी से सलाह मांगी, तो उस ज्योतिषी ने कहा कि आपकी बहन का विवाह जिस व्यक्ति के साथ होगा वही व्यक्ति सिंध का राजा बनेगा। जब यह बात राजा दाहिर को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपनी बहन से विवाह करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं सिंध का राजा बनना चाहता हूं। और हालांकि इतिहासकार इस सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि कई तथ्य ऐसे आते जिनमें यह बताया गया है कि राजा दाहिर की भांजी के बारे में बताया गया है। अगर इनका स्वयं का विवाह इनकी बहन के साथ हो जाता तो उसकी संतान को इनका भांजा हरगिज भी नहीं कहा जाता। तो कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आपस में टकराते हैं, लेकिन जो इसमें लिखा है उसके आधार पर यह माना गया कि जब राजा दाहिर ने अपनी बहन से विवाह कर लिया तो इनके भाई को बहुत गुस्सा आया, वो इनसे नाराज हो गए और इनके साथ फिर बाद में एक संघर्ष भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हो गई। और इसी समय जो बौद्ध भिक्षु थे वहां के और बौद्ध अनुयायी थे वो राजा दाहिर से नाराज हो गए, क्योंकि उसके पश्चात, भाई की मृत्यु के पश्चात, राजा दाहिर संपूर्ण सिंध का राजा बन गया था। और इसी समय जो इन बौद्ध अनुयायी थे जो कि राजा दाहिर के बड़े भाई का समर्थन करते थे, वो दाहिर से बहुत नाराज हुए और इसी नाराजगी का बदला लेने के लिए उन्होंने बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यह कथन चचनामा में लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद अब वापस वहीं आते जहां पर वो कहानी हमने छोड़ी थी। कहानी हमने क्या छोड़ी थी कि बिन कासिम यहां से राजा दाहिर की 2 बेटियों को अपने साथ उपहार स्वरूप लेकर के गया, खलीफा के नजराना के तौर पर उनके सामने। अब ये 2 बेटियां जो 2-3 दिन आराम करने के बाद खलीफा के सामने नजराने के रूप में जब प्रस्तुत की गई, इन्होंने सोच लिया था कि मुझे बिन कासिम से बदला लेना है। और बिन कासिम से बदला लेने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत इन्होंने खलीफा के सामने कहा कि हम अपवित्र हो चुके हैं, हम अब आपके योग्य नहीं हैं, क्योंकि बिन कासिम ने हमें 2-3 दिन अपने पास रखा है। जब खलीफा ने यह सुना तो वो बिन कासिम से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया और इसी नाराजगी के कारण उसने गुस्से में आदेश दिया कि जाओ, बिन कासिम को एक मरी हुई भैंस की खाल में लपेट करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए।
कुछ इतिहासकार कहते हैं संदूक में बंद करके लाने की बात कही थी। जो भी हो उसको, क्योंकि उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी, इसलिए यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है। चाहे वह किसी जानवर की खाल के अंदर रहा हो या संदूक के अंदर रहा हो, वो जब खलीफा के सामने लाया गया तो ऐसा करने में 2 दिन लग गए और उन 2 दिनों में उसी के अंदर दम घुटने से बिन कासिम की मृत्यु हो गई, मात्र 20 वर्ष की अवस्था में। जब भारत पर आक्रमण किया 17 वर्ष का था और जब उसकी मृत्यु हो गई तब वह 20 वर्ष का था। बिन कासिम ने सोचा था इतने बड़े अभियान से जब लौट कर आएंगे तो खलीफा उनका सम्मान करेगा उनके स्वागत में। और खलीफा ने यह भी कहा था बिन कासिम को कि तुम सिंध पर आक्रमण कर लोगे तो हम तुम्हें सिंध का गवर्नर बना देंगे, है ना। तो उसे लगा कि शायद हमारे स्वागत समारोह में हमको सम्मानित करने के लिए खलीफा ने हमको बुलाया है, लेकिन उसको बदले में उपहार में मृत्यु मिली। और ऐसा करके बाद में सूर्या देवी और परमल देवी ने कहा कि हमने बिन कासिम से अपना बदला ले लिया। ठीक है, तो यहां तक ये एक कहानी के रूप में आपने समझा। अब इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहां से आएंगे। तो कुल मिलाकर के भारत में जो बिन कासिम का आक्रमण था उसके क्या क्या कारण थे और क्या उसके प्रभाव थे, इन पर हम चर्चा करेंगे। जब हम देखते हैं कि भारत पर बिन कासिम के आक्रमण के क्या कारण हो सकते हैं, क्या केवल इस छोटी सी बात का बदला लेने के लिए बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया या अल हज्जाज ने उसको आक्रमण करने के लिए भेजा? नहीं, ये भारत पर अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण था, लेकिन इकलौता कारण नहीं था। अन्य कारणों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक कारण या भारत की संपत्ति को लूटना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। हम भारत पर अरब आक्रमण के कारणों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? आर्थिक कारण, साम्राज्य विस्तार और इस्लाम का प्रचार प्रसार। ठीक है, आपने देखा कि अरब व्यापारी पहले से ही भारत में व्यापार करते थे, तो अरब व्यापारियों के द्वारा भारत की समृद्धि, उस समय ज्यादातर अरब व्यापारी भारत के दक्षिणी तट पर यहाँ पर व्यापार करते थे। तो अरब के व्यापारियों को पता था कि भारत एक समृद्ध देश है, भारत धन संपदा से भरा हुआ देश है। तो भारत की संपत्ति के बारे में बहुत सारी सूचनाएं यहाँ पर खलीफा को ऑलरेडी मिल चुकी थी और इनको चाहिए था बहुत सारा पैसा। इनको बहुत सारा पैसे क्यों चाहिए थे? क्योंकि इस पैसे से वे हाल ही में उत्पन्न हुए। देखिए, यहाँ पर इस्लाम का उदय 632 ईस्वी में होता है और भारत पर बिन कासिम का जो आक्रमण है वो 712 ईस्वी में होता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। अभी इस्लाम एक नवीन धर्म था और खलीफा जो है वह अपने साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि जहां जहां तक खिलाफत थी वहां सब जगह क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो खलीफा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, शक्ति एकत्र करना चाह रहा था, क्योंकि साम्राज्य के विस्तार के लिए चाहिए एक मजबूत सेना और सेना के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। और भारत के पड़ोस में क्योंकि सीमाएं इनकी लगी हुई थी, आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा आसान शिकार कोई दूसरा देश इनको नहीं मिल सकता था। तो भारत की संपत्ति को लूटना भी इस अरब आक्रमण का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ताकि इस पैसे से वे अपने इस नए धर्म का प्रचार कर सकें और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें, अपनी सेना को मजबूत कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य साम्राज्य का विस्तार करना, मैंने बताया ही था, दोनों एक साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें क्या था? इस्लाम का प्रसार, यानी कि धार्मिक आधार पर भी यह युद्ध लड़ा गया। ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसका कोई प्रमाण है क्या आपके पास कि बिन कासिम का आक्रमण धर्म से प्रभावित था? मैंने जब स्टार्टिंग की क्लास की तभी आपको बताया कि भारत में जजिया लगाने वाला पहला व्यक्ति, भारत में इस्लाम का प्रचार करने वाला और भारत में इस्लाम की स्थापना करने वाला व्यक्ति बिन कासिम ही था। यानी कि बिन कासिम के आक्रमण से पहले भारत में इस्लाम के मानने वाले नहीं थे। इस्लाम धर्म का आगमन भारत में नहीं हुआ था। मैंने कहा अरब व्यापारी केवल व्यापार करते थे, वे धर्म का प्रसार और ये सब नहीं करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो जब बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उसने सिंध में बड़ी मात्रा में हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया, मास कन्वर्जन हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्थानीय स्त्रियां थी उनके विवाह अरबी सैनिकों के साथ किए गए और धर्म परिवर्तन और इन नए विवाहों से उत्पन्न संतानों को भारतीय मुसलमान की संज्ञा दी गई। यानी कि इंडियन मुस्लिम्स पहली बार अस्तित्व में आए इसी आक्रमण के बाद। तो धार्मिक उद्देश्य था कि नहीं था? जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया उन पर
पनिशमेंट के तौर पर टैक्स लगाया गया, जिसे हम जजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जजिया एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। तो पहली बार जजिया किसने लगाया? बिन कासिम ने। कहां लगाया? सिंध में। ठीक है, और जजिया का अपना इतिहास ये है। लेकिन बिन कासिम ने जो जजिया लगाया उसकी कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? कि ये जजिया ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाएगा, जजिया महिलाओं पर नहीं लगाया जाएगा, बच्चों पर नहीं लगाया जाएगा, विकलांगों और बूढ़ों पर नहीं लगाया जाएगा, बाकी सब पर जजिया लगाया जाएगा जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे। आगे चल करके सल्तनत काल में फिरोज तुगलक हुआ है। फिरोज तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये सारे कथन जो हम बोल रहे हैं ये सब प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। आगे चल करके इस जजिया कर को क्या किया? और अकबर ने समाप्त कर दिया, क्योंकि अकबर की जो नीति थी, धार्मिक नीति थी, वो काफी ज्यादा उदार थी। तो उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब ने फिर जजिया लगा दिया। कट्टर था वो धार्मिक रूप से। और अंतिम रूप से उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने भारत में सदैव के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्लियर? ये जजिया का इतिहास था। अब देखते हैं कि और क्या किया जजिया लगाने के अलावा बिन तुगलक ने, ये बिन कासिम ने, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आक्रमण था सिंध पर वो धर्म से प्रेरित था। इसने सिंध में मस्जिद का निर्माण कराया। यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। देखिए, शुरुआत में तो बिन कासिम ने बलपूर्वक ये काम किया, धर्म परिवर्तन करना, और ये मात्र 3 वर्ष ही तो वो रहा था यहाँ पर ना, उसके बाद तो चला ही गया था। तो इन 3 वर्षों में वो जितना कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने समाज का सहयोग प्राप्त करके, इस्लाम का प्रचार प्रसार करके, लोगों को एक प्रकार से उनका मानसिक परिवर्तन करके उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि पहले बलपूर्वक वह काम किया, बाद में प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर के भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। और ऐसा करने, हिंदुस्तान नाम दिया था, मैंने आपसे बताया कि भारत को हिंदुस्तान नाम देने वाले अरब थे, और वो था बिन तुगलक। ठीक है, हिंदुस्तान का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान। हिंद मतलब, हिंद का शब्द कहां से आया? सिंध से। ठीक है ना, सिंध नदी से हिंद शब्द आया। स्थान मतलब जगह, तो वह स्थान जहां पर सिंध है वह क्या हो गया? हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। इंडिया नाम किसने दिया था हमारे देश को? इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। ठीक है, क्योंकि वो सिंध को क्या कहते थे? सिंध नदी को हिंडन नदी कहते थे। ठीक है, तो हिंडन नदी के आधार पर ही भारत को इंडिया कहा किसने? यूनानियों ने। और हिंदुस्तान कहा किसने? अरब के लोगों ने। और बिन कासिम इनमें से पहला व्यक्ति था। तो महत्वपूर्ण ये जो फैक्ट हैं, निश्चित तौर पर ये आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहारों का बॉर्डर लगा हुआ, अब इसमें बिन कासिम का अधिकार हो गया। देखिएगा, यहां पर बिन कासिम ने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन इन्हीं बॉर्डर पर है गुजरात, और गुजरातों को, गुजरात जो गुर्जर है, गुर्जर या प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार एक ही है ना। प्रतिहारों को, प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल। इन्होंने ये कहते हैं कि हमने द्वारपाल की भांति देश में बाहरी आक्रमण होने से रोके। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर बॉर्डर पर होने के कारण हम देख सकते हैं कि अरब आक्रमण इसके अंदर तक नहीं जा पाए, सिंध के बॉर्डर तक ही इनको सीमित करके रखा। इसीलिए प्रतिहारों को भारतीय इतिहास में द्वारपाल की संज्ञा दी जाती है। और इसीलिए ये अपने आप को राम के वंशज लक्ष्मण से जोड़ते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने भी भगवान राम के द्वारपाल के रूप में 14 वर्ष के वनवास में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रतिहारों की अपनी अलग हिस्ट्री है जिसे हम राजपूतों में पढ़ते हैं। यहां पर हमारा पूरा फोकस सिंध पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के सिंध पर अब क्या हो गया? धीरे धीरे यहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार होने लगा और इस्लामिक कानून या रीति रिवाज यहां पर पनपने लगे। धीरे धीरे फिर ये एक समाज के रूप में विकसित हुआ, और बाद में फिर जब तुर्क आक्रमण हुए उसके बाद एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर मुस्लिम समाज अस्तित्व में आया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि भारत पर जब ये अरब आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर स्पष्ट समझ लें कि भारत पर अरब आक्रमण का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव इसका बहुत ज्यादा पड़ा। सबसे बड़ी बात, भारत में ऊंट पालन, खजूर की खेती इसी अरब आक्रमण के बाद ही हुई है।
आपने इससे पहले भारत में कहीं ऊंट नहीं देखे होंगे। अरब आक्रमण से पहले भारत में ऊंट नहीं थे, क्योंकि ऊंट की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे देश में ऊंट की कोई जरूरत है क्या? ऊंट डेजर्ट एरिया के लिए होते हैं, और वो डेजर्ट एरिया से आया था बिन कासिम। तो बिन कासिम के साथ उसकी संस्कृति भी आई और यहाँ पर ऊंटों का पालन शुरू हुआ। आज तो ऊंट हर जगह पर दिखाई दे जाते हैं, कोने कोने में। इसके अलावा खजूर की खेती का ओरिजिन भी वहीं पर हुआ था। तो खजूर की खेती आई, ऊंट आए, इस्लाम आया, जजिया आया, मस्जिद बनी, कितना कुछ तो लेके आया बिन कासिम। और क्या चाहिए क्यों भाई? इसके अलावा बहुत सारा जो एक दूसरा जो इसे हम भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा नहीं मान सकते, वो ये है कि भारत का बहुत सारा साहित्य जो कि अपने साथ लेकर गए ये अरब आक्रमणकारी, जैसे ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य, ऐसे बहुत सारे, जैसे जो आप देखते हैं इसमें एक नाम आता है जिसको हम कह सकते हैं, जो विष्णुगुप्त की जो एक ग्रंथ था, मुझे नाम पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा है, उसका भी एक अनुवाद किया गया अरबी और फारसी में। तो भारत का बहुत सारा साहित्य ये अरबी आक्रमणकारी अपने साथ लेकर गए। और क्योंकि ये रास्ता खुल गया था ना, तो बिन कासिम तो चला गया, लेकिन बिन कासिम के बाद बहुत सारे लेखक, अरबी लेखक यहाँ पर आए और उन्होंने भारत के जो साहित्य था, जो ग्रंथ थे, वो ग्रंथ जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने सालों साल तपस्या करके ज्ञान इकट्ठा किया हुआ था, वो सब अपने साथ ले गए और उनका अपनी भाषा में अनुवाद किया। अब अपने साथ ले गए, ये काफी नहीं था, इनके माध्यम से ये यूरोप तक पहुंचा और यूरोप ने भारत की इस प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को बाद में परिवर्तित करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और दुनिया को बताया कि हमने पहली बार बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात पहले ही बता दी। तो बहुत सारा ऐसा हमारा प्राचीन ज्ञान जो इन अरबी लेखकों के माध्यम से अरब होते हुए यूरोपीय देशों तक पहुंचा, और इनका पूरा क्रेडिट जो है वो बाद में यूरोपीय देशों को मिल गया, जबकि इसका असली जन्मदाता हमारा देश भारत ही था। तो ये भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव थे। और बाद में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो अरब आक्रमण से जो भी क्वेश्चन आए हैं, अरब और तुर्की आक्रमण को एक साथ लेते हुए इनके क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको कॉन्सेप्ट?